बना लिए हैं। आइए तब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास समझ रहे हैं ना आप? आर्थिक विकास का मतलब होता है नागरिकों के जीवन स्तर में बदलाव होना या जीवन स्तर का ऊपर उठना। जैसे बेरोजगारी थी, बेरोजगारी खत्म हो गई, तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है। गरीबी थी, दूर हुआ, तब हम कहेंगे आर्थिक विकास हुआ है। तो आर्थिक विकास का शाब्दिक अर्थ मानव के जीवन स्तर का ऊपर उठना है। सड़क, एयरपोर्ट बन जाने को आर्थिक विकास नहीं माना जाता है, बल्कि आर्थिक विकास तब तक नहीं होगा जब तक मानव के जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा। तो आर्थिक विकास हेतु जब समुद्री संसाधन जैसे समुद्री यातायात, मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्र के लहरों से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, और समुद्र के लहर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ऊर्जा के वे स्रोत जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, और समुद्र के लहरों से भी ऊर्जा बनती है, वो भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आर्थिक विकास हेतु जब समुद्री संसाधन जैसे समुद्री यातायात, मत्स्य पालन, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जाता है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये एक पारिभाषिक शब्द है और कुछ नहीं है। यानी कि ब्लू इकोनॉमी कहिएगा कोई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कोई अन्य विशेष कार्य होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये परिभाषा है ब्लू इकोनॉमी का, आप याद रखिए। ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वह अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा उन कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है जिससे पर्यावरण की क्षति न्यूनतम से न्यूनतम हो। ठीक है ना? तो आजकल जो सबसे प्रमुख वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे बढ़ता प्रदूषण, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के कारण आजकल पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जब अर्थव्यवस्था के सारे क्रियाकलाप के नीति निर्माण इस उद्देश्य से हो कि जब पर्यावरण को क्षति कम से कम पहुंचे, तो इसे क्या कहते हैं? तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब पर्यावरण संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल होना जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में डीजल और पेट्रोल इंजन के अलावे बिजली इंजन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन की मांग लगातार बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि भारत की एक परंपरागत अर्थव्यवस्था किस ओर गमन कर रही है? ग्रीन इकोनॉमी की ओर गमन कर रही है। तो निश्चित ही आप ग्रीन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ब्लैक इकोनॉमी की भी अवधारणा होती है। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें काला धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जिन अर्थव्यवस्थाओं में काला धन का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, काला धन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं, तब ऐसे ही इनको इकोनॉमी को क्या कहते हैं?
ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब काला धन का बोलबाला। काला धन उस धन को कहते हैं जिस धन पर उचित कर चुकाए नहीं गए हैं, उसे क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं। जबकि रेड इकोनॉमी शब्द का कोई प्रचलन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि ग्रीन इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी ये कोई इकोनॉमी का बंटवारा नहीं है, बस आर्थिक समाचार पत्रों में इन नामों का बार बार उल्लेख होता है। आर्थिक समाचार पत्रों में ही बार बार इन नामों का उल्लेख होता है, नहीं तो इस तरह के इकोनॉमी का बंटवारा किसी अर्थशास्त्री के द्वारा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को ग्रीन ब्लू ब्लैक में बांटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आर्थिक समाचार पत्रों के खबरों में लगातार ये शब्द बने रहते हैं और यहीं से ये प्रश्न उठते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या उपाय थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या उपाय थे या क्या कारण थे? आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कई लक्षण होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा लक्षण होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी होते हैं और उसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं और इनके बीच जो है सह अस्तित्व का भावना रहता है। क्या रहता है? सह अस्तित्व का भावना रहता है। सह अस्तित्व का भावना का मतलब दोनों क्षेत्र दोनों को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके विपरीत जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं उसमें केवल निजी क्षेत्र होते हैं और उनके बीच सह अस्तित्व का नहीं बल्कि गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उलट जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं उन अर्थव्यवस्थाओं में केवल और केवल निजी क्षेत्र होते हैं और उन निजी क्षेत्रों के बीच गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। क्लियर? इसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल कौन क्षेत्र होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं जिनमें कोई प्रतियोगिता होती ही। समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता विहीन अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता तो होती है लेकिन सह अस्तित्व के भावना के कारण स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा गला काट प्रतियोगिता वाली स्थिति में रहे। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का उपस्थित होना और उनके बीच सह अस्तित्व का भावना होना, उनके बीच सह अस्तित्व का भावना होना। क्लियर? लेकिन सवाल तो ये नहीं था। अच्छा, सवाल कुछ और पूछ रहा। हम सोचे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है। आइए, कारक की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के क्या कारण थे या क्या उपाय थे? उपाय ज़्यादा यहाँ कारण होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से सेट है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और इस प्रश्न में दम इसलिए भी है या ये बात इसलिए भी उठती है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया। ये प्रश्न उठने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो एक समाजवादी नेता थे। ठीक है ना? पंडित नेहरू बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ
तो किन्हीं को शक ही नहीं था कि भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाएगा, बल्कि उस समय सभी राजनेताओं को यह दृढ़ विश्वास था कि भारत तो अब समाजवादी अर्थव्यवस्था बन के रहेगा, क्योंकि उनके नेता ही सबसे बड़े समाजवादी थे, यानी पंडित नेहरू की बात हम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को न अपनाकर कौन अर्थव्यवस्था अपना लिया? मिश्रित। क्यों अपना लिया? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सब कुछ सरकार को चलाना पड़ता और सरकार के पास पूंजी और संसाधन नहीं थे। जो था वो लूट कर ले गए अंग्रेज, और जो बचा था उसमें भी आधा ले गया पाकिस्तान। तो सरकार के पास पूंजी और संसाधन के क्या थे? अभाव थे। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया नहीं जा सकता था। दूसरा कि अगर सरकार समाजवादी नहीं अपनाना चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं, पूंजीवादी अपना लेते। तो पूंजीवादी इसलिए नहीं अपनाया गया कि पूंजीवादी में केवल कौन क्षेत्र होते हैं? उस समय जो है भारत के आज़ादी के समय गिने चुने ही निजी क्षेत्र थे जो ठीक ठाक स्थिति में थे, जैसे कि टाटा थे, महिंद्रा थे, बिरला थे, ठीक है, एक दो कंपनी और थी, पार्ले था, ब्रिटानिया था, यही सब कुछ गिने चुने कंपनी था। क्या इन्हें गिने चुने कंपनियों के बदौलत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खड़ा किया जाना संभव था? नहीं था। इसलिए पूंजीवादी भी नहीं अपनाया गया। क्या अपनाया गया? तो ये भी कारण थे। और समाजवादी अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण था कि व्यापक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी भारत में फैली हुई थी। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के 82% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते थे और वह कृषि जमींदारों के अधीन जो है बेकार पड़ा हुआ था। किसान शोषित पड़े हुए थे। इतनी भयंकर स्थिति थी भारत की कि सरकार उस पर ध्यान देना चाहती थी, वे अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना नहीं चाहती थी। और इन्हीं सब कारणों से भारत ने क्या अपना लिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लिया। तीसरा, एक लेखा वर्ष। लेखा वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही है भारत का लेखा वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। सरकार का साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को। हालांकि वर्तमान एनडीए सरकार ये चाह रही थी कि डायरेक्ट शुरू करे, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ताकि ठीक ठाक रहे। हालांकि अब तक हुआ नहीं है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा, किसकी बात हो रही है? घरेलू सीमा की बात हो रही है तो घरेलू ही उत्पाद होगा, राष्ट्रीय उत्पाद नहीं हो सकता है। घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सीमा के भीतर रहकर घरेलू उत्पाद ही निर्मित होंगे, नेशनल इनकम निर्मित नहीं होंगे। ये जो है आपका नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये तो होगा ही नहीं। आंसर या तो ये होगा या ये होगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में केवल किसकी बात की गई है? एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को, बाजार कीमत की बात कर रही है, बाजार कीमत होगा, तो इसका आंसर सीधे सीधे निकल रहा है क्या? ए होगा। समझे कि नहीं समझे? तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उसकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर जीडीपी कहते हैं, बाजार कीमत पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादक विधि को उत्पादक कह सकते हैं, या इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय निकालने के 3 विधि है, एक उत्पादन विधि और दूसरा व्यय विधि और तीसरा आय विधि। तीसरा जो है आय विधि। ये राष्ट्रीय आय 3 विधि के द्वारा निकाला जाता है। और राष्ट्रीय आय इसलिए निकाला जाता है कि ताकि देश के प्रगति का अनुमान लगाया जा सके। उदाहरण के लिए भारत राष्ट्रीय आय इसलिए निकालता है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या पीछे तो नहीं जा रहा है। तो देश के प्रगति का अनुमान लगाने का एकमात्र तरीका है कि देश अपना राष्ट्रीय आय निकाले। राष्ट्रीय आय 3 विधि से निकलता है, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि। और हर देश अपने राष्ट्रीय आय का मापन इन तीनों विधि से लगाता है, इन तीनों विधि से लगाता है सभी देश, भारत भी। तो कह रहा है कि उत्पादक विधि को और किन नाम से जाना जाता है, तो उत्पादन विधि को इन तीनों नाम से जाना जाता है। उत्पादन विधि को मूल्य वृद्धि भी कहते हैं, मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। उत्पादन विधि को सूची गणना विधि भी कहते हैं। उत्पादन विधि को औद्योगिक उद्यम विधि भी कहते हैं। इन तीनों नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष जैविक कृषि नीति की घोषणा हुई? 2005 में। और सिक्किम पहला राज्य था जिसे जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। जब हम कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग को छोड़कर प्राकृतिक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तब इसे कहते हैं क्या? जैविक कृषि का सीधा तात्पर्य है कि कृषि में रासायनिक खाद का इस्तेमाल न हो, कीटनाशकों का इस्तेमाल न हो, और इसी को हम क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। क्लियर है? और पहला राज्य कौन है जो जैविक कृषि? सिक्किम। वैसे आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य की ही परिस्थिति है कि वो जैविक कृषि का पालन कर सकते हैं। उनके पास जनसंख्या कम है, जमीन ज़्यादा है, अच्छा से खेती करे। बिहार सब में जैविक कृषि तो लागू न होगा क्या? हाँ, लोग की स्थिति ये होगी, खाद नहीं मिलता है तो खेती नहीं करता है। अब देखिए कई बार ऐसी बात हुई कि यूरिया के कमी के कारण हम प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं कि गांव में गेहूं बुआई हुआ ही नहीं। किसान फ्री है, किस बार का दिन मिला है। क्लियर हो गया? और कीटनाशकों का प्रयोग तो इस तरह का, कीटनाशकों का प्रयोग का प्रचलन तो इस तरह हो गया है कि अब किसान को देखते हैं लुंगी में जो है सिरिंज खोसिए चलता है कि नहीं जी? जार देखें, 1-2 बार खेत पर देखें, 4 बार घूमेगा किसान, निकालेगा, दबा लेगा, सीधे मार देगा, कोई डर नहीं, डायरेक्ट। तो कीटनाशकों का प्रचलन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। खास करके सब्जियों में तो एकदम कहिए इतने ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है कि अगर किसी का सब्जी स्वयं नहीं उपज रहा है अपने खेतों में तो वो कीटनाशक को खा ही रहा है, ये मानकर चलनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य था? अब जानते हैं मुद्रा योजना भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, मुद्रा योजना। अब इसमें जो मुद्रा था इसका फुल फॉर्म था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना में जो
मुद्रा शब्द है, उस मुद्रा शब्द का वास्तविक अर्थ है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, यानी कि छोटी छोटी उत्पादन इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए, यानी फाइनेंस देने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना मुद्रा योजना का मेन मकसद था। अब तो किधर गया है पता नहीं, एक योजना शुरू होता नहीं कि दूसरा योजना आ जाता है। वर्तमान सरकार की योजना और संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस क्या है कि नहीं? अभी माननीय प्रधानमंत्री को बुला लेकर दे कि कौन कौन योजना शुरू किए हैं, तो हमको नहीं लगता उनके सचिव को भी याद होगा पूरा का पूरा। प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, इतनी योजनाएं प्रारंभ की गई है। जब योजना सक्सेस नहीं होता है सरकार का, तो उसमें सुधार के बदला दूसरी योजनाएं चला देता है। तो अब तो मुद्रा योजना की बात नहीं हो रही है, और सरकार अब इसका प्रचार भी नहीं कर रहा है। और बैंक वाला एक समय तक मुद्रा योजना बैंक वाला पकड़ कर देता था, जान जाता था कि कुछ कर सकता था, उसके घरे पर मैनेजर पहुंच रहा था, मुद्रा योजना ले लीजिए, इतना प्रेशर था सरकार का। और आज तो मुद्रा योजना वाला, आज फिलहाल में जाइएगा बैंक, तो जब मुद्रा योजना आया तो बड़े बड़े पोस्टर आए थे, उस पर माननीय प्रधानमंत्री की फोटो और लगा हुआ था। अब वो फोटो जो देखे थे, अब पोस्टर जो है उसको जो है ना बैंक से में पीक फेंकने वाला रहता है, वहाँ पर फेंका हुआ था। तो लग रहा था कि मुद्रा योजना अब कबार हो चुका है, किसी को इस तरह लोन नहीं मिल रहा होगा। खैर हम लोग आ जाते हैं, हम लोग को याद रखना है 8 अप्रैल 2015। आ जाइए 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चला था, जिसका उद्देश्य था कि सरकार के कार्यों में नागरिक की सक्रिय भागीदारी हो। इसी उद्देश्य से चला गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो सारे लोगों को एक साथ पता नहीं चला कि देश आज़ाद हो गया था। सुदूर इलाकों में लोगों को विश्वास था कि नहीं, अब भी अंग्रेज का शासन चल ही रहा। 1947 के बाद तो नई सरकार जो बनी, उनके सामने सबसे विकट परिस्थिति यही था कि वे अपने नागरिकों को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाए कि अब शासन जो है उनका अपना है, अंग्रेज छोड़कर चला गया है। यही बताने के उद्देश्य से शुरू की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हालांकि इसका उद्देश्य ये था कि सरकार के कार्यों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो, लेकिन ये योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ग्रामीण क्षेत्र मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए कि सच में अंग्रेज चला गया है। और लोग मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुए थे कि अंग्रेज जिन कर्मचारियों के भरोसे शासन कर रहे थे, वो कर्मचारी तो थे ही आज़ादी के बाद, सिर्फ अंग्रेजे ने चला गया, कर्मचारी वही थे। वही कर्मचारी जब फिर से कहने जाते थे कि देश आज़ाद हो गया, तो उसको लगता था कि कोई नया कांड करेगा ये सब, ठीक है, इसलिए उस पर कोई विश्वास किए ही नहीं। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया। बिल्कुल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला, ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला, छत्तीसगढ़ के भिलाई,
और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने स्थापित हुए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जिनमें कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। बिल्कुल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना चली और योजना आयोग ने अपने इतिहास में कुल 12 पंचवर्षीय योजना को चलाया। योजना आयोग के इतिहास में जो 12 पंचवर्षीय योजना चला उनमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा, यानी कि सबसे खराब उपलब्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना को हुआ। यह योजना फ्लॉप हो गया, यहाँ तक कि इसमें कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की, जिसका कारण था 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में भयंकर सूखा पड़ गया, मानसून वर्षा ही नहीं, और 1966 में पूरा कृषि 95% मानसून आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के इतिहास का सबसे असफल योजना थी। इस योजना के दौरान देश ने ऋणात्मक वृद्धि दर अर्जित किया और इसका सबसे बड़ा कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारत ने 2 युद्ध लड़े, 1962 में चीन के साथ जिनमें हार की सामना करना पड़ा और 1965 में पाकिस्तान के साथ जिसमें भारत जीता, हालांकि पाकिस्तान कहा कि मानवे नहीं करेंगे। और 1965 तक अभी भी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान नहीं कहता कि हम 1965 में हारे हैं, कहेगा निर्णायक नहीं था। और उसके बाद 1966 में क्या था। तो इस तरह से तीनों कथन आपका क्या है, सही है। 8 नंबर, नीति आयोग के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना की जगह नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। तो नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह योजना आयोग के तरह संविधानेतर संस्था नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है। गलत है दोस्तों, यही कथन क्या है। संवैधानिक संस्था वही होगा जिसका उल्लेख संविधान में किया जाए। तो किसी भी अनुच्छेद में ना तो योजना आयोग न ही नीति आयोग की चर्चा है, तो नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह एक संविधानेतर संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी तो अब सब सही होगा। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल सही है। और सहकारी संघवाद का मतलब होता है सबको सुनकर निर्णय लेना, और सब हल्ला कर रहे हैं तो निर्णय नहीं लेना, यही होता है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब है कि हर निर्णय लेने से पहले हर सदस्य से पूछिए, हर सदस्य की राय जानिए, अधिकतम सदस्यों की जो राय है वही राय को सब बनाइए। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल, नहीं भी होते तब होते। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगटिया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सही है, पहला कथन ही गलत है। नेक्स्ट, गरीब लोगों की मात्रा तय करने के लिए सर्वप्रथम गरीबी रेखा की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया। अब जानते हैं कि गरीबी भी 2 प्रकार की होती है। गरीबी भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है आय विषमता, यानी कि समाज में
सभी लोगों का आय जो है एक समान न हो, किसी के बहुत ज़्यादा हो, किसी का बहुत कम हो, तो कम वाला गरीब है, लेकिन वो कौन गरीब है? सापेक्ष गरीबी है। और निरपेक्ष गरीबी का मतलब वास्तविक गरीबी। जब एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए अनिवार्य आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे गरीब कहते हैं। और कौन गरीब कहते हैं? लेकिन सापेक्ष गरीबी वास्तविक गरीबी नहीं है। सापेक्ष गरीबी वाली स्थिति में लोगों को न्यूनतम आवश्यक चीज प्राप्त होते हैं, लेकिन वे समाज के अन्य लोगों की तुलना में कम कमाते हैं, इसीलिए समाज के अन्य लोगों की तुलना में वो क्या है? गरीब हैं। वो सापेक्ष गरीब है। जैसे सबके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास साइकिलें हैं, तो आप क्या माना जाइएगा उस समाज में? गरीब। लेकिन वो कौन गरीबी है? सापेक्ष गरीबी तुलना करके निकला। तो गरीबी भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक गरीब निरपेक्ष गरीबी कहलाता है, जबकि आय विषमता को क्या कहते हैं? तो सापेक्ष जो गरीबी जो है, इसको प्राप्त करने के लिए गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र है। सापेक्ष गरीबी को किसके द्वारा मापा जाता है? गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र के द्वारा। गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र जो है ये गरीबी मापने के तरीके हैं, लेकिन कौन गरीबी? सापेक्ष गरीबी, या इसके बदले आप क्या बोल सकते हैं? आय विषमता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आय विषमता। लेकिन जो निरपेक्ष गरीबी है उसको मापने के लिए पहले क्या तैयार किया जाता है? गरीबी रेखा। और उसके नीचे रहने वाले सभी लोग क्या होते हैं? गरीब। जैसे भारत में। और गरीबी रेखा का अवधारणा किसने दिया? आर वाइल्ड ने। जब बेरोजगारी इस कारण से हो कि रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वाले योजना में तालमेल नहीं हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है ना? रोजगार के अवसर और रोजगार पाने वाले की योजना में तालमेल नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। है कि नहीं है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है दोस्तों कि रोजगार की प्रकृति कुछ और है और आपकी योग्यता कुछ और है। रोजगार की प्रकृति में है कि नाइट ड्यूटी होगा, लेकिन जो रोजगार करेगा उसका दिक्कत है कि वो रात में देख ही नहीं सकता है, ड्यूटी चाहिए तो दिन में। इस कारण आप गरीब है। ऐसे गरीब को क्या कहिएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रहे। गरीब सॉरी बोल रहे हैं, बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब हुआ कि काम करने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति को भी काम न मिले तो वह कैसी बेरोजगारी? एक व्यक्ति के पास काम करने की योग्यता और इच्छा होने के बाद भी काम न मिले तो उसे क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी। काम करने के इच्छा और योग्यता होने के बाद भी काम न मिले तो उसे क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी। अब काम करने की योग्यता है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं होने के कारण वो बेरोजगार है, तो उसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। क्या कहेंगे? नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में मुद्रास्फीति को एकदम आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? और मुद्रास्फीति का मतलब सीधा सीधा होता है महंगाई। क्या होता है? और महंगाई का मतलब क्या होता है? कि आपके रुपयों की वैल्यू गिर रही है और सामान की कीमत बढ़ रही है। जब वस्तु के कीमत में लगातार बढ़ोतरी होता जाए तो हमारे रुपयों की वैल्यू क्या होती है? और ऐसी ही स्थिति को हम महंगाई या अर्थशास्त्र के भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। तो कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पहला है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।
बिल्कुल मुद्रा की बात हो, रिजर्व बैंक की भूमिका न हो, ये संभव है? ये गलत है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, ये भी गलत है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों पर है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन, घटा हुआ मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। अगर महंगाई बहुत बढ़ गई है तो अर्थव्यवस्था से अगर मुद्रा को निकाल लिया जाए तो लोगों के पास मुद्रा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और लोगों के पास मुद्रा की कमी होगी तो लोग खरीदारी कम करेंगे, और अगर खरीदारी कम होगी तो मांग गिर जाएगी, मांग गिर जाएगी तो कीमत घट जाएगी, और कीमत घटना मतलब महंगाई या मुद्रास्फीति पर अंकुश लगना है। तो घटा हुआ मुद्रा परिचालन या अर्थव्यवस्था से मुद्रा में कमी निश्चित ही मुद्रास्फीति के नियंत्रण में क्या करता है? सहायता करता है। और ये कथन आपका क्या है? आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले ये जानिए कि ये बैंक दर है क्या? बैंक दर है क्या? बैंक दर आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंक जो जनता के साथ कारोबार करती है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, क्या है? व्यापारिक बैंक। आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन यानी 1 साल से दीर्घकालीन उधार देती है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर क्या समझ गए? आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन उधार का मतलब ऋण या लोन प्रदान करती है, उस दर को क्या कहते हैं? तो बैंक दर में वृद्धि हो गया। बैंक दर में वृद्धि हो जाने से व्यापारिक बैंक जो आरबीआई से पैसा लेता है वो पैसा लेना महंगा हो गया, यानी व्यापारिक बैंक को ही आरबीआई से पैसा अधिक ब्याज दर पर मिल रहा है। तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव होगा कि व्यापारिक बैंक जनता को जो ऋण देगा उसका ब्याज दर और क्या होगा? और अगर जनता का लोन लेना महंगा हो जाएगा यानी कि ब्याज दर ज़्यादा कर देगा, तो इससे लोग लोन कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, और मार्केट में पैसा कम आएगा तो उपभोग व्यय और निवेश व्यय में क्या होगा? गिरावट होगा। वेरी गुड। क्या होगा? गिरावट होगा। क्लियर बात को समझे कि नहीं? बैंक दर ज्यादा हो गया मतलब व्यापारिक बैंक को आरबीआई से अधिक ब्याज दर पर लोन मिलेगा, और अगर व्यापारिक बैंक को ही अधिक ब्याज दर पर मिल रहा है तो वे भी अपने ग्राहकों से और अधिक ब्याज दर लेगा, और ब्याज दर ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, इसलिए मार्केट में खर्च कम होगी, और खर्च कम होने का मतलब उपभोग व्यय में गिरावट होना है, निवेश व्यय में गिरावट होना है। देना बैंक का विलय किस में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये एक प्रकार का क्या है? शेयर बाजार है। शेयर बाजार है। दो खासियत है। पहला, कंप्यूटर आधारित सेवा किस शेयर बाजार ने प्रदान की? हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा 1990 में
कंप्यूटर के साथ ही यह शेयर बाजार खुला था। तो OTCEI भारत का शेयर बाजार है और इस शेयर बाजार की विशेषता ये है कि ये कहीं एक जगह पर नहीं है, बल्कि भारत के सभी प्रमुख शहर में इस शेयर बाजार का ऑफिस खुला हुआ रहता है। वहाँ पर बड़े स्क्रीन लगे होते हैं, वहाँ पर जाकर या फिर आप ऑनलाइन शेयर के दाम को देखकर ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित सेवाएं देने वाला भारत का पहला शेयर बाजार कौन है? नेक्स्ट, जब किसी बाजार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित और बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है तो हम कहते हैं कि शेयर बाजार क्या कर गया है? क्रैश कर गया है। और ठीक उसका उल्टा, जब किसी शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित और बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बबल कहते हैं। यानी बबल और क्रैश एक दूसरे की विपरीत परिस्थिति है। शेयर के दामों में भारी गिरावट यानी शेयर बाजार क्रैश कर गया है। शेयर के दामों में भारी उछाल मतलब बबल। अब मार्केट में भारी उछाल को कहते हैं बूम। क्या कहते हैं? बूम। शेयर मार्केट के अचानक उछाल को बबल कहते हैं। तो बूम और बबल अलग अलग बात है। बूम का इस्तेमाल हम अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे शादी के सीजन में ज्वेलरी मार्केट बूम कर गया, मतलब क्या हुआ? मतलब अचानक डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। जबकि शेयर मार्केट के संबंध में बूम का इस्तेमाल नहीं होता है। किसका इस्तेमाल होता है? बबल का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्न में कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन सा पूंजीगत प्राप्ति? पूंजीगत प्राप्ति के दो गुण होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में दो विशेषता होता है। इस प्राप्ति से सरकार के संपत्ति में कमी आती है। ऐसी प्राप्ति जिससे सरकार के संपत्ति में कमी आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत प्राप्ति। ऐसी प्राप्ति जिससे सरकार के संपत्ति में क्या आ जाए? कमी आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीगत प्राप्ति। जैसे सरकार ने पटना जंक्शन अडानी को बेच दिया 1000 करोड़ में। पटना जंक्शन को छोड़ देते हैं, मानकर चलते हैं कि सरकार ने कोई एयरपोर्ट बेच दिया किसी प्राइवेट कंपनी को 1000 करोड़ में। सरकार को कितना प्राप्त हो गया? 1000 करोड़। लेकिन इससे सरकार की संपत्ति क्या हो गई? घट गई। जो एयरपोर्ट सरकार का था अब वो चली गई हाथ से। तो इस तरह से जो प्राप्त हुआ है पैसा, उसको आप क्या कहिएगा? वो 1000 करोड़ सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि उन्होंने सरकार ने अपने संपत्ति को बेचकर वो इकट्ठा किया है। तो पूंजीगत प्राप्ति ऐसा प्राप्ति होता है जिससे सरकार की संपत्ति में क्या आ जाए? कमी आ जाती है, जिससे सरकार की संपत्ति में कमी आ जाती है। और दूसरी विशेषता होती है इस प्राप्ति से सरकार पर देयता उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? देयता को अंग्रेजी में लिएबिलिटीज कहते हैं, उत्पन्न होता है। देयता का मतलब हुआ सरकार को पैसा लौटाना पड़ता है। जैसे सरकार ने विश्व बैंक से 5000 करोड़ लिया, वो कौन प्राप्ति हुआ? क्योंकि 5000 करोड़ सरकार को फिर क्या होना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। यानी 5000 करोड़ सरकार पर क्या है? देयता है। देयता को अंग्रेजी में लिएबिलिटीज कहते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति में दो गुण होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में दो गुण होते हैं। इस प्राप्ति से सरकार के संपत्ति में क्या आ जाती है? कमी हो जाती है। काहे सो रहे हैं जी? सो रहे हैं, देखिए कष्ट काटिए, बड़ी कष्ट है नौकरी लेने में, थोड़ा सा कष्ट काटिए।
इस प्राप्ति से सरकार के संपत्ति में क्या आती है? कमी आती है, और इस प्राप्ति से सरकार पर देयता उत्पन्न होती है। तो अब करें कौन पूंजीगत प्राप्ति ने? ऋण और सहायता। निश्चित तौर पर पूंजीगत प्राप्ति होगा, क्योंकि ऋण और सहायता सरकार पर क्या उत्पन्न करेगा? ऋण की वसूली से सरकार की संपत्ति में क्या होती है? क्योंकि सरकार अगर किसी को ऋण दिया है तो वो भी उसकी संपत्ति है, और ऋण वसूलने से संपत्ति क्या होगी? इसलिए ऋण वसूली भी क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। विनिवेश, सरकार अपने कंपनियों के शेयर को बेचना क्या कहलाएगा? अब विनिवेश करने से संपत्ति में क्या होती है? इसीलिए विनिवेश भी क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। जीएसटी से क्या सरकार के संपत्ति में कमी आएगी? जीएसटी का पैसा क्या सरकार को लौटाना पड़ेगा? यानी जीएसटी पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। जीएसटी को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। अप्रत्यक्ष कर कौन है? आयकर प्रत्यक्ष कर है, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, प्रतिभूति विनिमय कर भी प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी अप्रत्यक्ष कर है, सॉरी। तो अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर और सीमा शुल्क। आय कर, निगम कर, प्रतिभूति विनिमय कर, प्रतिभूति विनिमय कर शेयर के खरीद बिक्री पर लगने वाला कर है प्रतिभूति विनिमय कर। तो इसमें प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर और सीमा शुल्क, सॉरी अप्रत्यक्ष कर। बजट के अंतर्गत जब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी तो इसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? राजकोष के घाटे में वृद्धि होगी। घाटा का मतलब क्या हुआ? कि सरकार को जो बजट आय हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा सरकार का अपना बजट व्यय है, ठीक है ना। तो बजट आय से कहीं ज़्यादा सरकार का बजट व्यय है, तब हम कहेंगे कि सरकार किस स्थिति में है? घाटे की स्थिति में। और बजट में जो घाटा होता है वो 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक राजस्व घाटा, दूसरा प्राथमिक घाटा, और तीसरा राजकोष के घाटा। घाटा का मतलब है कि सरकार को बजट के माध्यम से आय कम हुआ है, लेकिन सरकार की खर्च बहुत ज़्यादा है। सरकार को होने वाले आय की तुलना में सरकार का व्यय अधिक है, तब सरकार का बजट घाटा में है। और बजट घाटा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है, जिसका संबंध संपूर्ण बजट से होता है। अब राजकोष के घाटा अगर ज़्यादा हो गया तो सरकार कभी कभी राजकोष के घाटा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नोट को छाप देता है। वो अतिरिक्त नोट मार्केट में आकर मुद्रास्फीति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कभी कभी घाटा को पूरा करने के लिए सरकार विदेशों से ऋण लेता है, जिससे विदेशों पर निर्भरता क्या हो जाती है। और अगर सरकार पर दिनों दिन घाटा बढ़ रहा है तो उसको पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार अपने नागरिकों से ही कर वसूलेगी। और आप ही के समय निश्चित रूप से घाटा ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी पर आज ही आप कर का बोझ लाद रहे हैं कि न लाद रहे हैं। तो इनमें से व्यापार शेष के अंतर्गत केवल क्या आते हैं? दृश्य मदे, जैसे वस्तु का आयात निर्यात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
एक खेतिहर जिसका अपना खेत नहीं है और एक कृषक। खेतिहर मजदूर और कृषक मजदूर, खेतिहर मजदूर और कृषक मजदूर। निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? व्यष्टि का मतलब केवल एक इकाई के, केवल एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र दो प्रकार के, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि और समष्टि। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक कार्यों का, आर्थिक कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम केवल एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यष्टि। अगर केवल एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन होगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यष्टि। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों का अध्ययन होगा तो वो क्या कहलाएगा? समष्टि। बात को समझे कि नहीं समझे? उदाहरण के लिए कि मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी है, जैसे हुंडई। हुंडई ऑटोमोबाइल कंपनी के आर्थिक कार्यों का अध्ययन क्या होगा? और भारत के कार निर्माताओं के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन क्या हो जाएगा? तो जब किसी आर्थिक कार्यों का अध्ययन हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? और अगर जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसी एक आर्थिक इकाई को ध्यान में रखकर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो जब ये कुल मांग हो जाएगा तो कुल मांग मतलब अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा। ये किस में आ जाएगा? वस्तु का कीमत निर्धारण के लिए क्या हमें पूरे अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा? वस्तु का कीमत निर्धारण करने के लिए बस हम देखेंगे कि कितना लागत लगा और हम कितना प्रॉफिट चाहते हैं, उसको जोड़ देंगे, कीमत का निर्धारण हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। एक वस्तु के कीमत निर्धारण करने के लिए हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आय का मतलब ही हो जाता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आय का जब हम एक जगह करेंगे तभी नहीं निकलेगा राष्ट्रीय आय। कृषि एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर किया जाने वाला कार्य है, तो कृषि भी हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे होता है जी? ये होता है बाएं से दाएं है, इसी तरह होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है बाएं से दाएं होता है, और यह ढाल जो है अर्थव्यवस्था में किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन के कौन कौन से संयोग हो सकते हैं, इसी को दर्शाया जाता किसे? उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाले किन्हीं दो वस्तुओं के संभावनाओं के स्थितियों को देखा जाता है इस वक्र के द्वारा, और ये होता है आपको बाएं से दाएं। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं?
उपयोगिता कहते हैं। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सका उसे क्या कहते हैं? स्थानपन्न वस्तु कहते हैं। एक के जगह दूसरे का प्रयोग कर सके उसे क्या कहते हैं? स्थानपन्न कहते हैं। क्लियर? जैसे एक साबुन नहीं मिला, उसके पैरेलल जो साबुन आप खरीद रहे हैं वो उसका क्या है? स्थानपन्न है। पेप्सोडेंट लेने गए, नहीं मिला, क्लोजअप खरीद कर ले आए, क्लोजअप पेप्सोडेंट का क्या कहलाएगा? स्थानपन्न कहलाएगा। क्लियर? जब प्याज की कीमत में 8% की वृद्धि होती है तब प्याज की मांग में 5% की कमी होती है। मांग लोच क्या होगा? तो मांग लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 5 और कीमत में 8। आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के सारे प्रश्न हो गए हैं। अब इसके बाद रोशन सर आएंगे और आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? लगता है सवेरे हो गया है ना। चलिए क्या हाल चाल है? हो बढ़िया है। क्या हुआ? बारिश और वर्षा। वर्षा नहीं हो रहा है ना। होगा 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 होगा। आज होगा। ठीक, आज होगा। लग तो रहा है, नहीं लग रहा? सब दिन ऐसे ही रहता है। ओ है, सुनिए हो, 16 जुलाई 16 जुलाई 16 जुलाई 16 जुलाई को एगो परीक्षा है। परीक्षा है ना, है ना? हाँ है। तो बिहार दरोगा वाला है, 64 पोस्ट है। हाँ 64 एगो था। हाँ जो भी था, ठीक है, जो भी था उसका परीक्षा होना है। कौन कौन लोग परीक्षा दे रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो कम लोग दे रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग दे रहे हैं परीक्षा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं अपना तैयारी करते रहिए, लेकिन जो है
कल रात में टेलीग्राम चैनल पर जो है, संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हमको लगता है 1 लाख प्लस मेंबर होना चाहिए, ठीक है, हाँ जो भी है, ठीक है, जो भी है, हाँ 1 लाख से ज़्यादा होगा। हाँ तो उस ग्रुप में जो है ना, रात में सेट भेजे हैं, संस्थान में जो सेट हुआ है, हाँ 4 गो है, 4 भाग में बटा हुआ है। देखिए बिहार दरोगा का बैच चलता है, बिहार दरोगा का 3 बैच चलता है। बैच के छात्रों के लिए जो है शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट आयोजित होता है। टोटल 28 टेस्ट आयोजित हो चुका है, 28 टेस्ट आयोजित हो चुका है डिस्कशन के साथ। उसमें शुरुआती 4-5 टेस्ट का डिस्कशन नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, उसके बाद सारा का डिस्कशन है। तो 28 सेट वो वाला हो गया। और सुबह 8 से 10 बिहार दरोगा का टेस्ट होता है डेली बेसिस पर, सॉरी MWF में होता है, तो उसका 47-48 सेट हो गया। टोटल को कंपाइल करके जो है आपको भेज दिया गया है। अप्रॉक्स में 7,000 प्लस क्वेश्चन होगा, और उसमें कुछ में डिस्कशन है, कुछ में डिस्कशन नहीं है, आंसर सब में है। जो भी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं अपना करते रहिए। साइड से जो है एक बार प्रयास कीजिएगा उसको भी पढ़ के जाने का। और हमको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से आएगा, क्योंकि जो टेस्ट है सिलेबस बेस्ड टेस्ट था, यानी जो बिहार दरोगा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट हुआ है। तो हमको लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। अभी कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन जब परीक्षा हो जाएगा, टेलीग्राम पर तो क्वेश्चन हम भेज ही दिए हैं, परीक्षा हो जाएगा। ऐसे तो परीक्षा का क्वेश्चन आउट होता है नहीं, परीक्षा का क्वेश्चन बाहर आता है नहीं, लेकिन क्वेश्चन आउट हो जाता है व्हाट्सएप पे वायरल, परीक्षा के बाद होना शुरू हो जाता है। अगर परीक्षा का क्वेश्चन वायरल हुआ तो हम परीक्षा के क्वेश्चन और उस सेट दोनों में बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से आया है। और हम आपको भरोसा देते हैं, क्वेश्चन हम सेट किए हैं, डिस्कशन हम लिखे हैं, तो हमको पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है उस 7,000 प्लस क्वेश्चन में। तो आपको फायदा करेगा, ये फायदा करेगा, निश्चित तौर पर फायदा करेगा। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि जो भी हमारे भाई और दीदी जी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, सभी लोग उस टेस्ट के क्वेश्चन आंसर को निकाल करके उसको, अभी 6-7 दिन टाइम है, आज तो क्या तारीख है, हाँ 8-9 दिन टाइम है, उसको पढ़ जाइए। पर डे में टारगेट ले लीजिए 1000 क्वेश्चन करना है, पर डे टारगेट लीजिए 1000 क्वेश्चन करना है और कर जाना है। क्या कालिया परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कालिया को पूछ रहे हैं, दे रहे हैं? हाँ तो 7000 क्वेश्चन याद करके सुनाना है आपको। कब सुनाइएगा? अगले शुक्रवार को, ठीक है, नहीं तो उल्टा टांग देंगे हम। चलिए आ जाइए अब। तो टेलीग्राम पे भेज दिए, अपना देख लीजिएगा, देखने का मन होगा देखिएगा, नहीं देखने का मन होगा नहीं देखिएगा। लोकतंत्र है न हो, इसमें सिर्फ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, करना या न करना आपके ऊपर निर्भर है। और बीपीएससी का भी जो परीक्षा हो रहा है, सॉरी बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी का 23 जुलाई को, उसमें भी वो कारगर साबित होगा, ठीक है। और करंट भी काफ़ी सिलेक्टेड करंट है, और करंट की आप बात करेंगे तो हमको लगता है 500 करंट से कम तो उसमें नहीं होगा, और 500 अच्छा करंट है उसमें, ठीक है। तो एशिया कप 2023 किन 2 देशों में खेला जाएगा? देखिए पहले तो था कि पाकिस्तान में होगा, लेकिन भारत जो है असहमति जताने लगा, तो फिर जो है यह तय किया गया कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश में सम्मिलित रूप से एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। तो एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में सम्मिलित रूप से किया जाना है। जून 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। जून 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? इसको थोड़ा सही कीजिएगा, किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है यह भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है प्रदान किया जाना है। जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति न है जी, हाँ उपराष्ट्रपति है। पहले ही गवर्नर हुआ करता था पश्चिम बंगाल का, और काफी मुखर गवर्नर है, और मोदी जी के पक्षों को काफी सजगता, सहजता और आक्रामक रूप से रखने का काम जो है जगदीप धनखड़ करते हैं, और उसी का जो है रिजल्ट है उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, और कोई खास वजह नहीं है, समझ गए। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? मोगा, मोगा, समझ गए, मोगा, मोगा। और ये कहाँ होगा जी? गोवा में होगा। अक्टूबर 2023 में गोवा में होगा। अक्टूबर 2023 में कहाँ होगा? गोवा में, गोवा में होगा, गोवा में, ठीक है। कौन सा मध्य यूरोपीय देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बना है? एस्टोनिया बना है। कौन बना है? एस्टोनिया, एस्टोनिया। रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? रॉ, रॉ, RAW, रॉ। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है जी? रिसर्च एंड, RESEARCH, रिसर्च एंड एनालिसिस, एनालिसिस विंग्स, समझ गए। यह रॉ जो है, रॉ जो है भारत सरकार के कौन विभाग के अंतर, नहीं प्रधानमंत्री के अधीन आता है रॉ, नहीं गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, सॉरी। रॉ भारत सरकार के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री के अधीन आता, प्रधानमंत्री के अधीन है, गृह मंत्रालय नहीं, नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री के अधीन आता है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के अधीन आता है। और यह संगठन स्थापित हुआ है 1968 में, 1968 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जो नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा बने हैं, रवि सिन्हा, रवि सिन्हा इसके नए प्रमुख बने हैं, रवि सिन्हा, समझ गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? अपना बिहार में बनाया जाएगा, बिहार, वेस्ट चंपारण ना, हाँ। जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया का तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? यूरोप। कौन है? यूरोप, यूरोप। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में सामने आया मुख्य का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना है। कौन है? वियना, वियना है। 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार किसने जीता है? अरुंधति राय। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना में। किस व्यक्ति ने सिम्फनी टू जैज नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है? अंकित खेमका, अंकित खेमका। भारत में किस राज्य सरकार ने नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच पहली पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? असम, असम किया है, असम, असम। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां रखी गई है? श्रीनगर में, श्रीनगर में। कौन सा देश हाल ही में सड़क नेटवर्क के मामलों में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? भारत। पहला अमेरिका, पहला स्थान पे अमेरिका है, दूसरा देश बना है भारत, अपना भारत। यहां पर बिहार ने होगा, किस राज्य की सरकार होगा? किस शब्द होगा? किस राज्य की सरकार ने देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है? देखिए, गाय होता है एगो देसी, एगो है विदेशी न। अरे एगो होता है देसी, ठीक है, और एगो होता है उत्तम नस्ल का गाय जो अधिक दूध देती है। देखिए, जो देसी गाय होता है, देसी गाय कम दूध देता है, हमको लगता है 1 से 2 लीटर बहुत हो गया। और जो उत्तम नस्ल के गाय जैसे साहिवाल हो गया, रेड सिंधी हो गया, राठी हो गया, हरियाणा नस्ल हो गया, निमारी हो गया, ये सब गाय के नस्ल हैं। ये सब गाय का नस्ल जो है 10 से 15 लीटर, 20 से 25 लीटर तक दूध देता है। इसमें आपको साहिवाल नस्ल का गाय काफ़ी अधिक दूध देता है, प्रतिदिन 25 से 30 लीटर दूध देता, प्रतिदिन 25 से 30 लीटर दूध देता है साहिवाल नस्ल का गाय।
खासतौर पर उत्तर भारत में पाया जाता है। तो ये तो ठीक है, समझ गए। तो आप थोड़ा अनुमान लगाइए, कौन ऐसे, किस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने आप को वेद से जोड़ करके, धार्मिक ग्रंथों से जोड़ करके रखता है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जानते हैं उनका जो निर्णय होता है, उनका जो डिसीजन होता है, उनका जो कार्य करने का तरीका है वो वेद पर आधारित है, थोड़ा बहुत वेद पर आधारित है। यानी धर्म को अपने राजनीति से जोड़ करके वो राजनीति करते हैं, और यही कारण है कि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भी बन पाए थे। और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी आपको नजर आए, समझ गए। तो उत्तर प्रदेश ऐसा घोषणा किया है, उत्तर प्रदेश। बिहार के तो मुख्यमंत्री को जानबे करते हैं, इनका तो अपना कोई विचारधारा ही नहीं, ये सिर्फ अपने आप को कहते हैं हम गांधीवादी हैं, लेकिन इनका कोई विचारधारा नहीं है। कुर्सी से चिपके रहने के लिए किसी के साथ मिल सकते हैं, समझे। और हमको तो लगता है फिर से ही मिल ना जाए भाजपा में, मिल जाएगा, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं। कहिए काहे, थोड़ा सोचने वाला बात है। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जदयू से राज्यसभा का सदस्य बना है। जब नीतीश कुमार जी 100% महागठबंधन के साथ होता तो जदयू से जो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है, नीतीश कुमार कहते ना कि आप जो है त्यागपत्र दे दीजिए, हम तो भाजपा से गठबंधन तोड़ लिए हैं, लेकिन फिर भी हरिवंश नारायण सिंह अभी भी उपसभापति बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ वार्ता करने के लिए अपना दरवाजा खोल के रखे हुए हैं हरिवंश नारायण सिंह के जरिए। नीतीश कुमार देखेंगे जिधर सत्ता की मलाई उधर चल जाएंगे। विश्व खनन कांग्रेस 2023 कहां आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। किस स्थान पर वार्षिक हेमिसमठ महोत्सव मनाया जा रहा है? लद्दाख में। लद्दाख में। ये जो है बौद्धों का त्योहार है, बौद्धों का त्योहार है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 67वां। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई। कहां? चेन्नई। डायमंड लीग 2023 में 89.30 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लेकिन बड़ी बढ़िया खिलाड़ी है जी, खूब पदक और जीता है, ठीक है। बुसान दक्षिण कोरिया में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीता है? ईरान को हराकर जीता है। ईरान को हराकर जीता है। देखिए एगो बात बताते हैं आपको, जो है नेक्स्ट वीक, समझिए नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह जो है, देखिए अभी हम भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं, हम डिसीजन बड़ी लास्ट घड़ी में लेते हैं, इसी कारण क्लास में क्लास बंद करने की सूचना आपको बहुत कम मिलता होगा, क्योंकि हमारा डिसीजन सबसे अंतिम घड़ी में होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो है आपका टेस्ट, हो सकता है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है आपका टेस्ट जो है सोमवार और मंगलवार को बंद रहे। सोमवार और मंगलवार को आपका टेस्ट बंद रहे, ठीक है। हो सकता है शब्द का प्रयोग किया, हो सकता है। फिर बुधवार से ऑनवर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, बुधवार से। इसको लेकर के सूचना जो है हम क्लास में देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम स्वयं डिसीजन लिए नहीं है कि हमको करना क्या है। तो टेलीग्राम संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है, सोमवार को टेस्ट में आने से पहले संस्थान के टेलीग्राम चैनल को आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। सोमवार को टेस्ट में आने से पहले संस्थान के टेलीग्राम चैनल को आपको विजिट करना है, ठीक है, और उसके बाद आना है। तो ये 2 दिन नहीं होगा, फिर बुधवार से ऑनवर्ड जो है आपको चलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे देख लीजिएगा ना क्लास होगा कि नहीं होगा। टेस्ट में है तो टेस्टे का ना बात करेंगे, क्लास में क्लास का बात करेंगे, ठीक है। किस संगठन ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया? ड्रीम 11। जून 2023 में PEN
प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान क्या? 126वां। कौन सी क्रिकेट टीम पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का।